नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज के बैंकिंग नॉलेज मास्टर क्लास 1 में हम आरबीआई के लेटेस्ट रूल्स और इम्पोर्टेंट बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल में हम लीड बैंक स्कीम के बारे में जानेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लीड बैंक स्कीम। 1. The lead bank scheme aims to coordinate the activities of banks, government entities, and developmental agencies to improve credit flow to priority sectors at the district level. 2. The RBI recently released draft revised guidelines to streamline Pound's operations, specifically focusing on strengthening the state-level bankers' committees, SLBCs, and lead district manager, LDM, offices. 3. Under the proposed guidelines, banks are directed to work toward achieving a credit deposit (CD) ratio of 60% across rural and semi-urban branches. 4. Districts reporting a credit deposit (CD) ratio between 40% and 60% will be placed under closer monitoring by the RBI to improve their credit performance. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1 and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। लीड बैंक स्कीम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फ्रेमवर्क है। इसमें एक कमर्शियल बैंक को लीड बैंक डेजिग्नेट किया जाता है। वह सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है। इसका मकसद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना है। यह स्कीम कई लेयर्स में काम करती है। स्टेट लेवल पर स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी यानी SLBC होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यानी LDM काम करता है। वह डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान बनाता और इंप्लीमेंट करता है। यह बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल करता है। इससे ब्लॉक वाइज लेंडिंग पोटेंशियल का एस्टीमेट लगाया जाता है। यह स्कीम 1969 में RBI ने शुरू की थी। यह गार्डगिल स्टडी ग्रुप और नरीमन कमिटी की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड थी। RBI ने फरवरी 2026 में नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की हैं। इनका मकसद इस स्कीम को सुधारना और स्ट्रीमलाइन करना है। इसमें SLBC और LDM के रोल्स को और क्लियर किया गया है। नए रूल्स के अनुसार बैंक्स को एक स्पेसिफिक टारगेट पूरा करना होगा। उन्हें 60% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अचीव करना होगा। यह टारगेट सभी रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस के लिए है। 40 से 60% रेशियो वाले डिस्ट्रिक्ट्स पर खास नजर रखी जाएगी। उन्हें RBI की क्लोजर मॉनिटरिंग में रखा जाएगा। स्टेकहोल्डर्स को फीडबैक देने के लिए एक डेडलाइन दी गई है। यह डेडलाइन 6 मार्च 2026 रखी गई है। अगले सवाल में हम लीड बैंक स्कीम के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान को देखेंगे। अब हम लीड बैंक स्कीम के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से जुड़े कुछ और रूल्स को समझेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द लीड बैंक स्कीम। 1. A bottom-up approach is central to the Pounds, requiring the estimation of block-wise and activity-wise potential to prepare targeted credit plans. 2. The draft explicitly mandates that the designated lead bank for every district must strictly be a public sector bank, PSB. 3. The Reserve Bank of India originally introduced the lead bank scheme in the year 1969. 4. Stakeholders have been given a defined timeline to submit their comments on the revised draft guidelines by 6th March 2026.
Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 1, 3, and 4. Option C. Only 2 and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट्स 1, 3 और 4 सही हैं। स्टेटमेंट 2 गलत है। लीड बैंक स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान्स बनाए जाते हैं। ये प्लान्स एक कंप्रेहेंसिव फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। ये प्लान्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग सेक्टर्स का लेंडिंग पोटेंशियल मैप करते हैं। इनमें एग्रीकल्चर और एमएसएमई जैसे सेक्टर्स शामिल होते हैं। इससे पूरे इलाके में इक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर होती है। किसी भी कमर्शियल बैंक को लीड बैंक डेजिग्नेट किया जा सकता है। इसके लिए उसका उस डिस्ट्रिक्ट में अच्छा प्रेजेंस होना चाहिए। यह रोल सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी पीएसबी के लिए रिजर्व नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी लीड बैंक बनाया जा सकता है। यह उनके ब्रांच नेटवर्क और कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। 1969 में शुरू हुई यह स्कीम इंडिया का पहला बड़ा कदम था। इसका फोकस एलीट अर्बन लेंडिंग से हटकर मास बैंकिंग पर था। इससे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में बैंकिंग को बढ़ावा मिला। फरवरी 2026 के ड्राफ्ट में बॉटम अप अप्रोच पर जोर दिया गया है। इसमें साफ लिखा है कि आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को चुन सकता है। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है, जो इसे सिर्फ पीएसबी तक लिमिट करता है। स्कीम का इंसेप्शन ईयर 1969 है। इसके साथ ही पब्लिक फीडबैक की लास्ट डेट 6 मार्च 2026 है। चलिए अब अगले सवाल में हम रिकवरी एजेंट्स के लिए नए रेगुलेटरी नॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। इस सवाल में हम लोन रिकवरी एजेंट्स के लिए आरबीआई के नए ड्राफ्ट रूल्स को देखेंगे। Consider the following statements regarding the regulatory norms for loan recovery agents. 1. The RBI mandates banks to establish a comprehensive, board-approved policy covering due diligence, a code of conduct, and performance evaluation standards for recovery agents. 2. The RBI has issued the draft Commercial Banks Responsible Business Conduct, Second Amendment, Directions, 2026, to explicitly define and prohibit harsh loan recovery practices. 3. Under the new draft guidelines, recovery agents are strictly prohibited from contacting borrowers outside the standard hours of 8 a.m. to 7 p.m. 4. The new directions are slated to officially come into effect from 1st July 2026. Which of the above statements is are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। फेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेज बहुत जरूरी हैं। इनसे तय होता है कि बैंक बोरोअर्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे। यह नियम खासकर लोन रिकवरी के समय लागू होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने ड्यूज लीगल तरीके से रिकवर कर सकते हैं, लेकिन वे बोरोअर की डिग्निटी या प्राइवेसी का वॉयलेशन नहीं कर सकते। बैंक सिर्फ अपने डायरेक्ट एम्प्लॉयज के लिए ही लायबल नहीं है, वे आउटसोर्स किए गए रिकवरी एजेंट्स के लिए भी लायबल हैं। इसलिए बैंक्स को स्ट्रिक्ट केवाईसी और ड्यू डिलिजेंस फॉलो करना होता है। उन्हें एक प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी एनफोर्स करना होता है। पहले रिकवरी एजेंट्स के लिए रूल्स अलग अलग सर्कुलर्स में थे।
आरबीआई ने बैंक्स को मसलमैन यूज करने से कई बार मना किया है। कंज्यूमर राइट्स के लिए एक यूनिफाइड रेगुलेटरी कोड की जरूरत थी। फरवरी 2026 में नए ड्राफ्ट डायरेक्शंस आए हैं। इन नए रूल्स ने सिस्टम को और ज्यादा टाइट कर दिया है। इनके तहत हार्श रिकवरी प्रैक्टिसेज पर पूरी तरह बैन लगाया गया है। अब पब्लिक ह्यूमिलिएशन और सोशल मीडिया शेमिंग की सख्त मनाही है। एक्सेसिव कॉलिंग करने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नए रूल्स के अनुसार टाइमिंग फिक्स कर दी गई है। रिकवरी कॉल्स या विजिट्स का टाइम फिक्स है। यह सिर्फ सुबह 8 से शाम 7 बजे के बीच हो सकता है। ये सभी रेगुलेटरी चेंजेस 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। यहां हम रिकवरी एजेंट्स के एंगेजमेंट और आउटसोर्सिंग रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को डिस्कस करेंगे। Consider the following statements regarding the engagement of recovery agents by banks. 1. The draft norms require banks to establish a dedicated grievance redressal mechanism, exclusively for handling complaints related to loan recovery practices. 2. If a borrower lodges a formal grievance against an agent, the bank is permitted to continue forwarding the case to recovery agents while the complaint is being resolved. 3. Banks must ensure that their engaged recovery agents obtain a mandatory certification from the Indian Institute of Banking and Finance, IIBF. 4. The ultimate responsibility for compliance with regulatory requirements regarding outsourced recovery agents rests entirely with the engaging bank. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1, 3, and 4. Option B. Only 1, 2, and 3. Option C. Only 2 and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट्स 1, 3 और 4 सही हैं। स्टेटमेंट 2 गलत है। आउटसोर्सिंग रिस्क मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट रूल है। कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी अपने कोर मैनेजमेंट फंक्शंस को आउटसोर्स नहीं कर सकती। अपनी कंप्लायंस लायबिलिटीज को भी आउटसोर्स नहीं किया जा सकता। जब बैंक किसी डेब्ट रिकवरी एजेंसी को हायर करता है तो वह एजेंसी बैंक का ही एक्सटेंशन मानी जाती है। इस सेक्टर को प्रोफेशनलाइज करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग जरूरी है। आरबीआई की डिमांड है कि एजेंट्स को स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग दी जाए। उन्हें डिफॉल्टर्स से बात करने से पहले लीगल बाउंड्रीज समझनी होंगी। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी और एथिकल कम्युनिकेशन को भी समझना होगा। आरबीआई के फेयर प्रैक्टिसेज कोड यानी एफपीसी के नियम बहुत साफ हैं। लेंडर्स को हमेशा से अनड्यू हैरेसमेंट करने से रोका गया है, लेकिन कई रिकवरी एजेंसीज का नेचर इनफॉर्मल होता था। इस वजह से इन रूल्स को एनफोर्स करना मुश्किल था। नए ड्राफ्ट में स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल बाउंड्रीज सेट की गई हैं। अगर कोई बोरोअर एजेंट के खिलाफ ग्रीवांस फाइल करता है तो बैंक उस केस को तब तक एजेंट को फॉरवर्ड नहीं कर सकता जब तक कि ग्रीवांस पूरी तरह रिजॉल्व न हो जाए। इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। बैंक सिर्फ तब केस फॉरवर्ड कर सकता है जब कंप्लेंट पूरी तरह फ्रिवोलस हो। नए रूल्स के हिसाब से रिकवरी एजेंट्स को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पास करनी होगी। उन्हें आईआईबीएफ से सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। इससे यह साबित होता है कि एजेंट्स के एक्शंस के लिए बैंक की ही एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी। इस सवाल में हम एनबीएफसी के लिए नए प्रपोज्ड रेगुलेटरी एग्जेम्पशंस को समझेंगे। Consider the following statements regarding the proposed regulatory exemptions for NBFCs. 1. Non-banking financial companies, NBFCs, are regulated by the RBI under the Scale-Based Regulation (SBR) framework, which classifies them into base, middle, upper, and top layers based on systemic risk. 2.
the RBI has proposed to completely exempt certain private NBFCs that neither access public funds nor have a customer interface from mandatory registration requirements. 3. To qualify for this registration exemption, the NBFC must have an asset size of less than Rs 1,000 crore. 4. Eligible existing NBFCs can apply for their registration through the Pravah portal within a defined 6-month window starting 1st April 2026. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। एनबीएफसी एक ऐसी एंटिटी है जो लोन्स या एडवांसेज का बिजनेस करती है। यह शेयर्स और बॉन्ड्स के एक्विजिशन का काम भी करती है। पब्लिक फंड्स में पब्लिक डिपॉजिट्स और बैंक फाइनेंस शामिल होते हैं। कमर्शियल पेपर्स भी पब्लिक फंड्स का ही हिस्सा माने जाते हैं। कस्टमर इंटरफेस का मतलब पब्लिक के साथ लेंडिंग के लिए डायरेक्ट इंटरैक्शन करना है। कलेक्शंस के लिए किया गया इंटरैक्शन भी इसी में आता है। आरबीआई एनबीएफसी को सख्ती से रेगुलेट करता है। इससे डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और सिस्टमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। जो एंटिटीज सिर्फ अपने सेल्फ फंड्स या इक्विटी पर चलती हैं और रिटेल कस्टमर्स से सीधे इंटरैक्ट नहीं करती, उनसे कोई सिस्टमिक या कंज्यूमर रिस्क नहीं होता। हिस्टोरिकली कोई भी एनबीएफसी बिना रजिस्ट्रेशन के बिजनेस शुरू नहीं कर सकती थी। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IA में यह रूल था। इसके लिए 2 करोड़ रुपए का नेट ओन फंड होना भी जरूरी था। इससे इंटरनल फैमिली इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी रेगुलेटरी स्क्रूटिनी में आ जाती थी। फरवरी 2026 में आरबीआई ने एक लाइट टच रेगुलेटरी शिफ्ट अनाउंस किया है। जिन एंटिटीज के पास पब्लिक फंड्स और कस्टमर इंटरफेस नहीं है, उन्हें अब मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इस तरह उन्हें स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क की बेस लेयर से बाहर कर दिया गया है। इसकी हार्ड डेटा कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट रखी गई है। एंटिटी का एसेट साइज 1000 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। जो एक्सिस्टिंग एंटिटी जिन क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, वे डी रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें प्रवाह पोर्टल के जरिए अप्लाई करना होगा। यह 6 महीने का विंडो 1 अप्रैल 2026 से खुलेगा। यह 30 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। आरबीआई ने रिवाइज्ड लीड बैंक स्कीम में 60% सीडी रेशियो मैंडेट किया है। लीड बैंक स्कीम को 1969 में शुरू किया गया था। रिकवरी एजेंट्स के नए रूल्स 1 जुलाई 2026 से लागू होंगे। रिकवरी एजेंट्स को आईआईबीएफ से मैंडेटरी सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। पब्लिक फंड्स न लेने वाली एनबीएफसी को रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है। इस सवाल में हम टाइप 1 एनबीएफसी के नए क्लासिफिकेशन को समझेंगे। Consider the following statements regarding the new classification of Type I NBFCs. 1. The definition of customer interface for NBFCs focuses on direct public engagements such as sourcing retail borrowers, communicating loan terms, or addressing consumer grievances. 2. Under the new draft, NBFCs that do not avail public funds but have an asset size of Rs 1,000 crore or more are also exempt from registration to ease their compliance burden. 3. To apply for their registration, the entity must prove it has operated without public funds or customer interface for the past 3 financial years. 4.
eligible unregistered entities will be classified as unregistered type I NBFCs, significantly reducing their annual statutory audit and reporting submissions to the RBI. Option A. Only 1, 2, and 4. Option B. Only 1, 3, and 4. Option C. Only 2 and 3. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। टाइप 1 एनबीएफसी वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनियां होती हैं। ये पब्लिक फंड्स नहीं लेती और इनका कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं होता है। ये मुख्य रूप से होल्डिंग कंपनी या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पर काम करती हैं। आरबीआई अब फंड्स के सोर्स और कंपनी के साइज के बीच फर्क करता है। पब्लिक फंड्स ना होने से रिटेल रिस्क खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत बड़े एसेट साइज का मैक्रो इकोनॉमिक असर होता है, इसलिए मॉनिटरिंग जरूरी है। पहले के नियमों के अनुसार अगर कोई एनबीएफसी पब्लिक से डील नहीं करती थी, फिर भी उसे कड़े कंप्लायंस, सीआईसी रिपोर्टिंग और केवाईसी नॉर्म्स पूरे करने होते थे। लेकिन फरवरी 2026 के ड्राफ्ट में थ्रेशोल्ड से नीचे वाली कंपनियों के लिए अनरजिस्टर्ड टाइप 1 एनबीएफसी की नई कैटेगरी बनाई गई है। हालांकि अगर किसी एनबीएफसी के पास पब्लिक फंड नहीं है, लेकिन उसका एसेट साइज 1000 करोड़ रुपए को पार कर जाता है, तो उसे छूट नहीं मिलेगी। उसे अनिवार्य रूप से टाइप 1 एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर करना होगा, जिससे स्टेटमेंट 2 गलत साबित होता है। इसके अलावा डी रजिस्टर करने के लिए कंपनी के बोर्ड को एक रेजोल्यूशन पास करना होगा। उन्हें साबित करना होगा कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में उन्होंने बिना पब्लिक फंड्स या कस्टमर इंटरफेस के काम किया है। अगले सवाल में हम ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स और फॉरेक्स रिपोर्टिंग के नियमों को समझेंगे। इस सवाल में हम ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स की रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों पर चर्चा करेंगे। Consider the following statements regarding authorized dealer, AD, category I banks and their reporting obligations. 1. Authorized dealer, AD, category I banks are entities, typically commercial banks, authorized under Section 10(1) of FEMA, 1999, to deal comprehensively in foreign exchange transactions. 2. The RBI released draft directions on reporting instructions to upgrade and automate the reporting of cross-border remittance data to prevent illicit outflows. 3. The draft mandates the transition of all outward remittance reporting to the upgraded FETR's Foreign Exchange Transactions Electronic Reporting System platform on a strict T+1 day basis. 4. Banks failing to comply with the revised automated reporting timelines will be subjected to a baseline penalty of Rs 10,000 per day of default. Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1 and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स भारत के फॉरेक्स मैनेजमेंट में सबसे आगे होते हैं। वे सभी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट और रिपोर्ट करते हैं। इनमें इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंस शामिल हैं, ताकि फेमा के नियमों का पालन हो सके। फॉरेक्स रिपोर्टिंग का एक डुअल स्ट्रक्चर होता है। पहला, ब्रांच लेवल पर बैंक द्वारा फिजिकल या डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन किया जाता है। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को ट्रैक करने के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग को आरबीआई के सेंट्रल डेटाबेस में फीड किया जाता है। इस डेटाबेस को फेटर्स कहा जाता है। फेमा 1999 का सेक्शन 10 आरबीआई को कुछ एंटिटीज को ऑथराइज्ड डीलर के रूप में
ऑथराइज करने का अधिकार देता है। ऐतिहासिक रूप से रिपोर्टिंग 15 दिनों के बैच में की जाती थी। इससे संदिग्ध फॉरेक्स आउटफ्लो की पहचान करने में काफी देरी होती थी। फरवरी 2026 के ड्राफ्ट डायरेक्शंस रिपोर्टिंग को मैन्युअल बैच सिस्टम से हटाकर पूरी तरह से ऑटोमेटेड एपीआई आधारित सिस्टम में बदल देते हैं। नए नियमों के तहत अब फेटर्स पर रिपोर्टिंग T+1 बेसिस पर करना अनिवार्य है। इसके अलावा लेट या गलत रिपोर्टिंग के लिए 10,000 रुपये प्रतिदिन की सख्त पेनल्टी भी लगाई गई है। अगले सवाल में हम रिवाइज्ड फॉरेक्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के लिमिट्स को देखेंगे। अब हम रिवाइज्ड फॉरेक्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण नियमों का विश्लेषण करेंगे। Consider the following statements regarding the revised Forex reporting framework. 1. The primary responsibility for the accuracy and timely submission of Forex transaction reports under FEMA rests exclusively with the designated AD Category I banks, not the remitting customer. 2. The new draft requires AD banks to implement a mandatory maker-checker system integrated with RBI's central data repository for all high-value transactions. 3. Stakeholders have been given a deadline to submit their feedback on the draft reporting instructions by 15th March 2026. 4. The aggregate limit for liberalized remittance scheme (LRS) reporting without requiring additional granular documentary uploads in the new system is capped at $250,000 per financial year. Option A. Only 1, 2, and 4. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दिए गए सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। कैपिटल अकाउंट की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए फॉरेक्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। मेकर चेकर कॉन्सेप्ट एक इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसमें फ्रॉड रोकने के लिए एक व्यक्ति ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है, जिसे मेकर कहते हैं, और दूसरा उसे वेरीफाई करता है, जिसे चेकर कहते हैं। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को आसानी से क्रॉस बॉर्डर पैसे भेजने की अनुमति देती है। ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को इन रेमिटेंस के पर्पस कोड को RBI की रिपोर्ट्स में बारीकी से कैटेगराइज करना होता है। इन पर्पस कोड्स में ट्रेवल या एजुकेशन शामिल हैं। LRS को 2004 में $25,000 की शुरुआती लिमिट के साथ लॉन्च किया गया था। अब समय के साथ यह लिमिट बढ़ चुकी है। नए ड्राफ्ट में सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य मेकर चेकर API इंटीग्रेशन पेश किया गया है। इसके साथ ही पब्लिक फीडबैक जमा करने की डेडलाइन 15 मार्च 2026 तय की गई है। नए डिजिटल रिपोर्टिंग फील्ड्स में LRS की रिपोर्टिंग लिमिट $250,000 प्रति फाइनेंशियल ईयर तय की गई है। यह थ्रेशोल्ड तय करता है कि किस स्तर के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इस सवाल में हम रेगुलेटेड एंटिटीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मार्केटिंग नॉर्म्स पर नजर डालेंगे। Consider the following statements regarding the marketing norms for regulated entities, ARIES. 1. Regulated entities, ARIES, must ensure that the marketing of financial products is transparent and explicitly details all material risks, preventing asymmetric information. 2. The RBI's new draft directions explicitly ban the use of dark patterns and buried fine print fees in the digital advertisements of loan products. 3. The guidelines stipulate that the font size of the terms and conditions and risk disclaimers in print advertisements must not be less than 10-point size. 4. ARIES are required to digitally preserve records of all marketing materials and target audience data,
for a minimum period of 3 years from the date of the last campaign. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, जिसका मतलब है कि सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन यह अनिवार्य करता है कि क्रेडिट कार्ड्स, म्यूचुअल फंड्स या लोन जैसे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग पूरी तरह से ईमानदार होनी चाहिए। मिस सेलिंग तब होती है जब किसी प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों या छिपे हुए जोखिमों के आधार पर बेचा जाता है। एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस प्रिंट, डिजिटल और टेलीफोनिक मार्केटिंग तीनों को कवर करती हैं। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि डिस्क्लेमर भी दावों जितना ही प्रमुख होना चाहिए। आरबीआई द्वारा जारी किए गए चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स में राइट टू ट्रांसपेरेंसी की गारंटी दी गई है। पहले बैंक प्रमोशनल मटेरियल्स में भारी पीनल इंटरेस्ट रेट्स या प्रोसेसिंग फीस छिपाते थे। इसके लिए वे बहुत छोटे फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करते थे। फरवरी 2026 का ड्राफ्ट इन नियमों को आधुनिक बनाता है। यह ड्राफ्ट डिजिटल डार्क पैटर्न्स यानी मैनिपुलेटिव यूजर इंटरफेस को सीधे तौर पर बैन करता है। फिजिकल रीडेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट डिस्क्लेमर का फॉन्ट साइज कम से कम 10 पॉइंट होना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा एक सख्त ऑडिट ट्रेल लागू की गई है, जिसके तहत रेगुलेटेड एंटिटीज को अपने सभी एडवर्टाइजिंग रिकॉर्ड्स 3 साल तक सुरक्षित रखने होंगे। इस सवाल में हम टेलीमार्केटिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट के नियमों को समझेंगे। Consider the following statements regarding telemarketing and influencer endorsements for financial products. 1. The Consumer Education and Protection Department, CEPD, of the RBI oversees the framework for fair lending and marketing practices by Ares. 2. The draft directions mandate that any telemarketing call selling financial products must begin with a clear, upfront disclosure of the caller's identity and the financial purpose of the call. 3. Unsolicited commercial communications, cold calls, for selling financial products are strictly restricted to the operational time window of 9 a.m. to 6 p.m. 4. Influencers engaged by Ares for financial promotions are required to prominently display an ad or sponsored label covering at least 5% of the screen area in video formats. Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 1, 2, and 4. Option C. Only 3 and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। एनबीएफसी और बैंक्स कस्टमर एक्विजिशन के लिए टेलीमार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत आक्रामक तरीके से उपयोग करते हैं। नए रेगुलेशंस यह सुनिश्चित करते हैं कि ये चैनल्स लोगों को परेशान करने का जरिया ना बने। इसके अलावा ये बिना लाइसेंस वाली फाइनेंशियल सलाह को भी रोकते हैं। नियमों ने मार्केटिंग को डायरेक्ट आउटरीच और थर्ड पार्टी प्रमोशन में बांट दिया है। डायरेक्ट आउटरीच में टेलीकॉलिंग शामिल है, जबकि थर्ड पार्टी में इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। दोनों ही मामलों में किसी भी गलत जानकारी के लिए उस बैंक को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ट्राई डीएनडी डायरेक्टरी चलाता है, लेकिन फाइनेंशियल एंटिटीज अक्सर थर्ड पार्टी कॉल सेंटर्स के जरिए इससे बच निकलती थी। इन्फ्लुएंसर्स भी पहले पूरी तरह से अनरेगुलेटेड थे, जब तक कि सेबी और आरबीआई ने हाल ही में सख्ती शुरू नहीं की। नए ड्राफ्ट में कॉल करने वाले की पहचान शुरुआत में ही बताना अनिवार्य किया गया है। लोगों को परेशानी से बचाने के लिए
कोल्ड कॉलिंग का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर्स द्वारा किए जाने वाले धोखे को रोकने के लिए यह नियम बनाया गया है कि वीडियो एड्स में स्पॉन्सर्ड टैग स्क्रीन के कम से कम 5% हिस्से पर दिखाई देना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। टाइप 1 एनबीएफसी को 1000 करोड़ के एसेट साइज पर रजिस्टर करना होगा। ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को फेटर्स पर T+1 बेसिस पर रिपोर्टिंग करनी होगी। LRS रेमिटेंस के लिए $250,000 की लिमिट तय की गई है। डिजिटल एड्स में डार्क पैटर्न्स बैन हैं और प्रिंट डिस्क्लेमर 10 पॉइंट का होगा। कोल्ड कॉलिंग सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही की जा सकती है। इस सवाल में हम आरबीआई के कैपिटल मार्केट एक्सपोजर रूल्स को समझेंगे। Consider the following statements regarding bank exposure to capital market intermediaries. 1. The RBI strictly regulates commercial bank exposure to the capital market to ring-fence depositors' funds from inherent stock market volatility. 2. The latest Credit Facilities Amendment Directions, 2026, tighten lending norms by revising the collateral requirements for advances granted to share and stockbrokers. 3. The amendment explicitly mandates that banks must now obtain a strict 100% margin collateral when providing funding to brokers for margin trading. 4. Out of the mandated 100% collateral, at least 50% must strictly be in the form of cash or cash equivalents like fixed deposits. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इस सवाल में हम आरबीआई के कैपिटल मार्केट एक्सपोजर रूल्स को समझेंगे। बैंक जो पैसा शेयर ब्रोकर्स को उधार देते हैं, वह एक सेंसिटिव एरिया होता है। ब्रोकर्स इस पैसे का इस्तेमाल अपने रिटेल क्लाइंट्स को मार्जिन ट्रेडिंग देने के लिए करते हैं। अगर शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है तो क्लाइंट्स डिफॉल्ट कर सकते हैं। क्लाइंट्स के डिफॉल्ट करने पर ब्रोकर भी बैंक को पैसा नहीं लौटा पाएगा। अंततः इससे बैंक के डिपॉजिटर्स का पैसा बहुत बड़े रिस्क में आ जाता है। इस बड़े रिस्क को कम करने के लिए आरबीआई 2 मुख्य टूल्स का उपयोग करता है। पहला टूल क्वालिटेटिव रेस्ट्रिक्शन है, जो तय करता है कि लोन का इस्तेमाल कहाँ होगा। दूसरा टूल क्वांटिटेटिव मार्जिन है, जिसे हम कोलेटरल कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि लोन हमेशा पूरी तरह से सिक्योर्ड रहे। पुराने सीएमआई गाइडलाइंस के तहत भी बैंकों को ब्रोकर्स से कोलेटरल लेना होता था। हालांकि इस कोलेटरल की क्वालिटी और प्रतिशत हमेशा एक समान नहीं होते थे। इस वजह से मार्केट फ्लैश क्रैश के दौरान कई बार सिस्टमिक रिस्क पैदा हो जाता था। अब फरवरी 2026 के नए अमेंडमेंट ने इन नियमों को बहुत सख्त कर दिया है। नए नियमों के अनुसार ब्रोकर फाइनेंसिंग के लिए स्वीकार्य कोलेटरल को फिर से परिभाषित किया गया है। जो हार्ड डेटा यहां टेस्ट किया गया है, वह नया 100% मार्जिन रूल है। ब्रोकर फंडिंग के लिए अब 100% मार्जिन लेना पूरी तरह मैंडेटरी हो गया है। एक्सट्रीम लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए इसमें एक और कड़ी शर्त जोड़ी गई है। इस 100% कोलेटरल का कम से कम 50% हिस्सा हार्ड कैश या फिक्स्ड डिपॉजिट में होना चाहिए। इलिक्विड शेयर्स को अब एकमात्र बैकिंग के रूप में रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे सिस्टम में सुरक्षा बढ़ती है और बैंकों का रिस्क कम होता है। इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों कॉन्सेप्चुअली सही हैं। साथ ही स्टेटमेंट 3 और 4 का डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसलिए हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन डी बनेगा।
अगले सवाल में हम कैपिटल मार्केट एक्सपोजर की लिमिट्स को समझेंगे। इस सवाल में हम सीएमआई यानी कैपिटल मार्केट एक्सपोजर की लिमिट्स को देखेंगे। Consider the following statements regarding capital market exposure, CME, limits. 1. Capital market exposure, CME, limits dictate the maximum percentage of a bank's net worth that can be invested in or loaned against capital market instruments. 2. The 2026 amendment heavily restricts banks from issuing guarantees on behalf of brokers to stock exchanges in lieu of margin requirements unless backed by specific liquid assets. 3. The aggregate capital market exposure, CME, of a commercial bank on a solo basis is capped at 40% of its net worth as of 31st March of the previous year. 4. Banks are given a strict transition period of 90 days from the date of the circular to comply with the revised collateral mandate for all existing broker credit lines. Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 1, 3, and 4. Option C. Only 2 and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दिए गए सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस सवाल में हम कैपिटल मार्केट एक्सपोजर यानी सीएमआई की लिमिट्स को समझेंगे। सीएमआई के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स दोनों शामिल होते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है बैंक का खुद सीधे शेयर्स खरीदना। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में शेयर्स के बदले लोन देना शामिल होता है। स्टॉक एक्सचेंजेस को दी जाने वाली गारंटी भी इसी इनडायरेक्ट एक्सपोजर का हिस्सा होती है। एक्सचेंजेस को दी गई गारंटी एक नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट के रूप में काम करती है। अगर कोई ब्रोकर मार्केट ऑब्लिगेशंस पूरे करने में फेल होता है तो एक्सचेंज बैंक गारंटी को इन्वोक कर देता है। ऐसी स्थिति में वह गारंटी तुरंत बैंक के लिए एक फंडेड लायबिलिटी बन जाती है। इसलिए सीएमआई लिमिट को बैंक की नेट वर्थ के साथ स्ट्रक्चरली लॉक किया गया है ताकि मार्केट के पूरी तरह क्रैश होने पर भी बैंक को बैंकरप्सी से बचाया जा सके। स्टैट्यूटरी लिमिट के अनुसार किसी भी कमर्शियल बैंक का एग्रीगेट सीएमआई लिमिट फिक्स है। यह लिमिट पिछले साल के 31 मार्च की नेट वर्थ के 40% पर कैप की गई है। फरवरी 2026 के नए अमेंडमेंट में क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब बैंक बिना सॉलिड लिक्विड बैकिंग के एक्सचेंजेस को रेकलेस गारंटी इश्यू नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 2 इसी रिस्ट्रिक्शन को बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है। हार्ड डेटा पॉइंट की बात करें तो 40% वाली लिमिट बिल्कुल सही दी गई है। इसके अलावा बैंकों को इन नए नियमों का पालन करने के लिए एक सख्त डेडलाइन दी गई है। बैंकों को अपने मौजूदा ब्रोकर लोन बुक को रिस्ट्रक्चर करने के लिए ठीक 90 दिन का समय मिला है। 90 दिनों के भीतर उन्हें नया 100% कोलेटरल रूल पूरी तरह लागू करना होगा। इसलिए स्टेटमेंट 4 में दिया गया डेटा नए सर्कुलर के हिसाब से सही है। इन सभी पॉइंट्स को देखने के बाद यह साबित होता है कि चारों स्टेटमेंट्स एक्यूरेट हैं। अब अगले सवाल में हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के नए रूल्स को देखेंगे। इस सवाल में हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को समझेंगे। Consider the following statements regarding external commercial borrowings, ECBs. 1. External commercial borrowings, ECBs, include commercial bank loans, buyer's credit, and foreign currency convertible bonds raised by resident entities from recognized non-resident lenders. 2. The First Amendment to the FEMA Regulations, 2026, qualitatively updates the master direction on ECBs to widen the permitted end use, specifically for infrastructure sector startups. 3.
The amendment increases the automatic route limit for raising ECBs for eligible infrastructure sector entities from $750 million to $1.5 billion per financial year. 4. The minimum average maturity period, MAMP, for ECBs raised specifically for working capital purposes has been retained at a strict 5 years. Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी यहां दिए गए सभी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। इस सवाल में हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी ईसीबी के नए नियमों पर चर्चा करेंगे। ईसीबी भारतीय कॉरपोरेट्स के लिए विदेशों से सस्ता कैपिटल जुटाने का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। इससे देश में फॉरेन एक्सचेंज तो आता है, लेकिन बाहरी कर्ज चुकाने का रिस्क भी बढ़ता है। ईसीबी को मुख्य रूप से 2 अलग अलग रूट्स के जरिए गवर्न किया जाता है। पहला है ऑटोमेटिक रूट, जिसमें एक लिमिट तक आरबीआई की परमिशन नहीं चाहिए होती, और दूसरा है अप्रूवल रूट, जहां पहले से इजाजत लेना अनिवार्य होता है। एमएमपी यानी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जैसी शर्तें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि पैसा देश में कुछ समय तक रहे। यह सुनिश्चित करता है कि फंड्स प्रोडक्टिव काम में आएं और शॉर्ट टर्म हॉट मनी बनकर तुरंत बाहर न निकल जाएं। फेमा 1999 का सेक्शन 6 आरबीआई को विदेशी मुद्रा उधार को रेगुलेट करने की पावर देता है। ऐतिहासिक रूप से वर्किंग कैपिटल के लिए विदेश से उधार लेना बहुत सीमित था। ऐसा इसलिए था ताकि शॉर्ट टर्म विदेशी कर्ज का ओवर लेवरेजिंग न हो सके। लेकिन फरवरी 2026 के अमेंडमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटीज के लिए इस फ्रेमवर्क को काफी ब्रॉड कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य नेशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर को तेजी से बढ़ावा देना है। हार्ड डेटा की बात करें तो ऑटोमेटिक रूट की लिमिट को अब 2 गुना कर दिया गया है। एलिजिबल इंफ्रा फर्म्स के लिए यह लिमिट $750 मिलियन से बढ़ाकर $1.5 बिलियन हो गई है। यह डेटा स्टेटमेंट 3 में बिल्कुल सटीक रूप से दिया गया है। हालांकि शॉर्ट टर्म कैपिटल फ्लाइट को रोकने के लिए एक सख्त नियम को बरकरार रखा गया है। वर्किंग कैपिटल लोन्स के लिए एमएमपी को अभी भी सख्ती से 5 साल पर लॉक रखा गया है। इसलिए स्टेटमेंट 4 भी नए नियमों के अनुसार पूरी तरह से करेक्ट है। इन सभी फैक्ट्स के आधार पर हमारा सही ऑप्शन डी होगा। अगले सवाल में हम ईसीबी प्राइसिंग और लेंडर रेगुलेशंस के महत्वपूर्ण नियम को समझेंगे। इस सवाल में हम ईसीबी की प्राइसिंग और लेंडर रेगुलेशंस को चेक करेंगे। Consider the following statements regarding ECB pricing and lender regulations. 1. The all-in cost ceiling for ECBs is a regulatory cap designed to ensure that Indian entities do not borrow at exorbitant interest rates, which could trigger severe capital outflows. 2. The new 2026 amendment introduces a dynamic all-in cost ceiling directly linked to the Secured Overnight Financing Rate, SOFR, to reflect modern global benchmarks. 3. Under the updated norms, the all-in cost ceiling for foreign currency-denominated ECBs is capped at the benchmark rate plus 500 basis points, BPS. 4. Lenders from jurisdictions that are non-compliant with the Financial Action Task Force, FATF, are strictly prohibited from providing ECBs to Indian entities. Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 1, 2, and 4. Option C. Only 3 and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4.
सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी चारों स्टेटमेंट्स अपनी जगह पूरी तरह करेक्ट हैं। इस सवाल में हम ईसीबी की प्राइसिंग और लेंडर रेगुलेशंस के बारे में सीखेंगे। ऑल इन कॉस्ट सीलिंग एक ऐसा रेगुलेटरी कैप है जो उधार की अधिकतम लागत तय करता है। इसमें इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और गारंटी फीस जैसी सभी चीजें शामिल होती हैं। यह सीलिंग यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय कंपनियां बहुत ज्यादा ब्याज दरों पर बाहर से पैसा न लें। अगर वे बहुत महंगा कर्ज लेंगी तो देश से बहुत ज्यादा कैपिटल आउटफ्लो होने का खतरा रहेगा। मनी लॉन्ड्रिंग से इकोनॉमी को बचाने के लिए आरबीआई लेंडर्स को रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में बांटता है। एफएटीएफ दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली ग्लोबल संस्था है। ऐतिहासिक रूप से ग्लोबल लेवल पर लाइबोर यानी लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट को फेज आउट कर दिया गया है। इसके बाद आरबीआई ने ईसीबी के बेंचमार्क रेट्स को अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट्स पर शिफ्ट कर दिया। नए 2026 अमेंडमेंट ने एसओएफआर यानी सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट को डायनामिक प्राइसिंग से जोड़ दिया है। यह मॉडर्न ग्लोबल बेंचमार्क्स को ज्यादा बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। हार्ड डेटा पॉइंट के अनुसार विदेशी मुद्रा वाले ईसीबी के लिए एक नई सीलिंग तय की गई है। भारतीय कॉरपोरेट्स अब बेंचमार्क रेट प्लस 500 बेसिस पॉइंट से ज्यादा कॉस्ट पर लोन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 3 में दिया गया यह 500 बेसिस पॉइंट्स का डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके अलावा नए नियमों में एक और बहुत सख्त पाबंदी को दोबारा दोहराया गया है। जो लेंडर्स एफएटीएफ के नियमों का पालन नहीं करते उन्हें पूरी तरह से बैन किया गया है। एफएटीएफ नॉन कंप्लायंट देशों के लेंडर्स भारतीय एंटिटीज को ईसीबी नहीं दे सकते। यह रिस्ट्रिक्शन हमारी इकोनॉमी को इलीगल फंड्स से बचाने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए चारों स्टेटमेंट्स सही हैं और ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इस सवाल में हम बैंकों द्वारा सीआरआर और एसएलआर के मेंटेनेंस के नियमों को देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेनेंस बाय बैंक्स। 1. The statutory liquidity ratio, SLR, is mandated under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949, requiring banks to hold a portion of their deposits in safe, highly liquid assets. 2. The RBI's 2026 amendment directions revise the computational framework for net demand and time liabilities, NDTL, specifically adjusting the treatment of interbank borrowings. 3. The penalty for a shortfall in maintaining the daily CRR balance is set at the bank rate plus 3% for the first day of default. 4. The amendment specifies that banks must maintain at least 90% of the required CRR balance on every single day of the reporting fortnight. Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी यहां दिए गए सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। इस सवाल में हम बैंकों द्वारा सीआरआर और एसएलआर के मेंटेनेंस के नियमों को समझेंगे। सीआरआर और एसएलआर मॉनेटरी पॉलिसी के प्राइमरी क्वांटिटेटिव टूल्स माने जाते हैं। ये टूल्स तय करते हैं कि एनडीटीएल यानी टोटल डिपॉजिट्स का कितना हिस्सा पब्लिक को लोन के रूप में नहीं दिया जा सकता। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 के तहत एसएलआर मैंडेटरी किया गया है। एसएलआर को बैंक अपने खुद के वॉल्ट्स में गोल्ड, कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखते हैं। दूसरी ओर सीआरआर को रॉ कैश के रूप में सीधे आरबीआई के पास रखा जाता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में बैंकों के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी सुनिश्चित करता है। सीआरआर डिफॉल्ट होने पर बैंक रेट से जुड़ी हुई बहुत भारी पेनल्टी लगाई जाती है। यह पेनल्टी बैंकों को मजबूर करती है कि वे रोजाना का डिसिप्लिन बनाए रखें,
न कि सिर्फ महीने के अंत में बुक्स को बैलेंस करें। फरवरी 2026 के अमेंडमेंट ने एनडीटीएल कैलकुलेट करने के तरीके को क्वालिटेटिव रूप से बदल दिया है। विशेष रूप से इंटर बैंक बोरोइंग्स के ट्रीटमेंट को अब नए सिरे से एडजस्ट किया गया है। हार्ड डेटा के रूप में सीआरआर शॉर्टफॉल की पेनल्टी को टेस्ट किया गया है। पहले दिन के डिफॉल्ट पर ही बैंकों को बैंक रेट प्लस 3% की भारी पेनल्टी देनी होती है। यह डेटा स्टेटमेंट 3 में बिल्कुल सटीक रूप से मेंशन किया गया है। इसके अलावा बैंकों की एंड ऑफ फोर्टनाइट विंडो ड्रेसिंग की आदत को रोकने के लिए एक और सख्त नियम लाया गया है। नए अमेंडमेंट के अनुसार बैंकों को रिपोर्टिंग फोर्टनाइट के हर एक दिन जरूरी बैलेंस का कम से कम 90% मेंटेन करना ही होगा। अगर वे किसी भी दिन इस 90% से नीचे जाते हैं तो नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इन सभी कड़े नियमों से बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी में सुधार होता है। इसलिए चारों स्टेटमेंट्स पूरी तरह सही हैं और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। आरबीआई कैपिटल मार्केट एक्सपोजर को कंट्रोल करता है ताकि डिपॉजिटर्स सेफ रहें। ब्रोकर्स को फंडिंग देने के लिए बैंकों को 100% मार्जिन लेना होगा। कमर्शियल बैंकों की सीएमआई लिमिट उनकी नेटवर्थ के 40% पर फिक्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म्स के लिए ईसीबी लिमिट बढ़कर $1.5 बिलियन हो गई है। वर्किंग कैपिटल ईसीबी के लिए एमएमपी को 5 साल पर ही बरकरार रखा गया है। फॉरेन करेंसी ईसीबी के लिए कॉस्ट सीलिंग बेंचमार्क रेट प्लस 500 बेसिस पॉइंट्स है। सीआरआर शॉर्टफॉल के पहले दिन ही बैंक रेट प्लस 3% की पेनल्टी लगती है। इस सवाल में हम रिजर्व रेशियो के रेट्स और एलिजिबल सिक्योरिटीज के नियमों को समझेंगे। Consider the following statements regarding the rates and eligible securities for reserve ratios. 1. The cash reserve ratio, CRR, is maintained as an unencumbered cash balance with the RBI under Section 42(1) of the RBI Act, 1934, to control systemic liquidity. 2. The recent amendment explicitly excludes short-term sovereign green bonds from being classified as eligible SLR securities to prevent severe maturity mismatches in bank portfolios. 3. Under the current macroeconomic policy, the standard cash reserve ratio, CRR, is maintained at 4.50% of a bank's net demand and time liabilities, NDTL. 4. The statutory liquidity ratio, SLR, is currently pegged at a mandated 18.00% of NDTL for all scheduled commercial banks. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1, 3, and 4. Option B. Only 1, 2, and 3. Option C. Only 2 and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। इस सवाल में हम रिजर्व रेशियो के जरूरी नियमों को समझेंगे। एसएलआर या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक कोई भी बॉन्ड नहीं खरीद सकते हैं। उन्हें अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ही खरीदनी होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स शामिल होते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भारत सरकार द्वारा पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग के लिए जारी किए जाते हैं। चूंकि इन बॉन्ड्स को सरकार का पूरा सपोर्ट होता है, इसलिए इन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता है। पिछले 10 सालों में प्राइवेट सेक्टर को लोन देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसएलआर को 24% से घटाकर 18% पर फिक्स कर दिया है। वहीं महामारी के बाद एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को कम करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर को बढ़ाकर 4.50% कर दिया गया था।
साल 2026 के नए अपडेट के अनुसार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को पूरी तरह से एलिजिबल एसएलआर सिक्योरिटीज माना गया है ताकि ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा मिल सके। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। वर्तमान में सीआरआर 4.50% और एसएलआर 18.00% पर तय है, इसलिए बाकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। अगले सवाल में हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग से जुड़े नियमों को देखेंगे। इस सवाल में हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग को रोकने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर चर्चा करेंगे। Consider the following statements regarding the regulatory framework to prevent the mis-selling of financial products. 1. Mis-selling is defined as the deceptive or reckless practice of selling financial products by concealing material risks, exaggerating returns, or recommending products entirely unsuited to a customer's financial profile. 2. The RBI's February 2026 draft guidelines target the distribution and cross-selling channels of regulated entities, ARIES, to actively eliminate commission-driven mis-selling of third-party products, such as insurance and mutual funds. 3. To protect retail customers, the draft mandates a mandatory cooling-off or free look period of 15 days, allowing buyers to exit a newly purchased third-party financial product without facing any exit loads or penalties. 4. To discourage aggressive pushing of products, banks are strictly required to cap the upfront sales commissions or incentives paid to their frontline staff at 10% of the first-year premium or initial investment amount. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी चारों स्टेटमेंट्स सही हैं। मिस सेलिंग बैंक और कस्टमर के बीच के भरोसे को पूरी तरह से तोड़ देती है। यह अक्सर क्रॉस सेलिंग के दौरान होता है, जहां एक सामान्य सेविंग्स अकाउंट खुलवाने आए कस्टमर को हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। बैंक अक्सर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनियों के कॉरपोरेट एजेंट के रूप में काम करते हैं, जिसे बैंकाश्योरेंस कहा जाता है। बैंक के कर्मचारियों को इन थर्ड पार्टी कंपनियों से भारी इंसेंटिव मिलते हैं, जिससे वे कस्टमर की जरूरत के बिना भी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। रिजर्व बैंक का चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स ग्राहकों को सूटेबिलिटी का अधिकार देता है, लेकिन पहले ब्रांच मैनेजर्स के प्रमोशन और बोनस थर्ड पार्टी सेल्स टारगेट से जुड़े होते थे, जिससे कमजोर वर्गों को गलत प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे। फरवरी 2026 की ड्राफ्ट गाइडलाइंस इस गलत सिस्टम को खत्म करती हैं। ग्राहकों को बचाने के लिए अब बैंक के जरिए बेचे गए सभी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए 15 दिनों का मैंडेटरी फ्री लुक पीरियड दिया गया है। इसके अलावा गलत बिक्री को रोकने के लिए बैंक के स्टाफ का कमीशन पहले साल के इन्वेस्टमेंट के केवल 10% तक लिमिट कर दिया गया है। अब अगले सवाल में हम ग्रीवांस रिड्रेसल और कंप्लायंस ऑडिट के नए नियमों को समझेंगे। इस सवाल में हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल और कंप्लायंस ऑडिट के नियमों को समझेंगे। Consider the following statements regarding grievance redressal and compliance audits for distribution channels. 1. The Internal Ombudsman (IO) mechanism in banks serves as an independent, apex-level internal authority to review unresolved customer complaints, including mis-selling allegations, before they are escalated to the RBI Ombudsman. 2. Under the new draft directions, ARIES are explicitly prohibited from linking the performance appraisals and variable pay of their branch officials exclusively to cross-selling targets. 3. In cases where mis-selling is conclusively proven by the Internal Grievance Committee,
the arrear is mandated to refund the entire principal amount along with an annualized penal interest of 8% to the affected customer. 4. All regulated entities must submit a comprehensive, board-approved distribution channel audit report to the Department of Supervision (DOS) on a strict quarterly basis. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1 and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म यह पक्का करता है कि अगर किसी कस्टमर को गलत प्रोडक्ट बेचा गया है तो उसे लंबी कानूनी लड़ाई लड़े बिना रिफंड मिल सके। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार रेगुलेटेड एंटिटीज के पास एक रूट कॉज एनालिसिस फ्रेमवर्क होना जरूरी है। अगर किसी ब्रांच में मिस सेलिंग की बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं तो इंटरनल ऑडिट को इसके कारण और जिम्मेदार कर्मचारियों की पहचान करनी होती है। पहले मिस सेलिंग के लिए पेनाल्टी स्पष्ट नहीं थी और गलत पॉलिसी सरेंडर करने पर कस्टमर्स का बहुत पैसा कट जाता था। साल 2026 के नए अपडेट के अनुसार अब कर्मचारियों के परफॉर्मेंस अप्रेजल को सिर्फ क्रॉस सेलिंग टारगेट से जोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर इंटरनल कमिटी में मिस सेलिंग साबित हो जाती है तो बैंक को कस्टमर का पूरा पैसा 8% सालाना पीनल इंटरेस्ट के साथ वापस करना होगा। लेकिन ड्राफ्ट में बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑडिट रिपोर्ट हर तिमाही नहीं बल्कि सालाना आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन को जमा करनी होती है। इससे यह रेगुलर फाइनेंशियल ऑडिट साइकिल के साथ मेल खाता है, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत है। अगले सवाल में हम डिजिटल पेमेंट्स के नए सेफगार्ड्स और लैग्ड क्रेडिट सिस्टम पर चर्चा करेंगे। इस सवाल में हम डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक के नए नियमों पर चर्चा करेंगे। Consider the following statements regarding the new digital payment safeguards. 1. The RBI regulates and oversees all digital payment systems in India under the statutory framework of the Payment and Settlement Systems Act, 2007. 2. To curb the rising instances of immediate fund siphoning, the RBI has introduced a lagged credit mechanism for first-time digital transfers between two unrelated users. 3. The mandated time delay, lag, before the credit reflects in the beneficiary's account for these first-time, high-value transfers is set at a strict 4 hours. 4. This 4-hour lagged credit safeguard applies specifically to initial digital transactions that exceed a threshold of Rs 50,000. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1 and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। IMPS और UPI जैसे इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स में पैसा तुरंत ट्रांसफर होता है। एक बार पैसा ट्रांसफर होने के बाद कोई भी फ्रॉड करने वाला उसे तुरंत निकाल सकता है। लैग्ड क्रेडिट सिस्टम एक कूलिंग ऑफ पीरियड लेकर आता है, जहां सेंडर के अकाउंट से पैसा कटने के बाद रिसीवर के अकाउंट में पहुंचने से पहले कुछ समय के लिए होल्ड पर रहता है। इस समय के दौरान अगर सेंडर को पता चलता है कि उसके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो वह अपने बैंक से संपर्क करके ट्रांजैक्शन को आसानी से रोक सकता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 रिजर्व बैंक को भारत में सभी पेमेंट गेटवेज और नेटवर्क्स के नियम तय करने का पूरा अधिकार देता है। फरवरी 2026 की रेगुलेटरी पॉलिसी ने
दो अनजान अकाउंट्स के बीच पहली बार होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए इस लैग्ड क्रेडिट सिस्टम को लागू किया है। यह नियम खास तौर पर 50,000 रुपए से ज्यादा के शुरुआती ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया गया है, जिसमें पैसे ट्रांसफर होने में पूरे 4 घंटे का डिले होगा। इससे रोजमर्रा के छोटे पेमेंट्स बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे और बड़े पेमेंट्स पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। इस सवाल में हम सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए बनाए गए खास सेफगार्ड्स को समझेंगे। Consider the following statements regarding targeted safeguards for senior citizens. 1. Multi-factor authentication, MFA, combining something the user knows, PIN, and something they have, OTP device, is mandatory for digital payments. 2. The RBI's new policy introduces an optional, trusted contact, or dual authorization feature, specifically to protect senior citizens from sophisticated phishing and coercion attacks. 3. Under this framework, banks are mandated to offer these enhanced digital safeguards to all senior citizen account holders who are above the age of 70 years. 4. Regulated entities have been given a compliance window to fully integrate and roll out these calibrated safeguards by 30th September 2026. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1, 3, and 4. Option B. Only 2 and 3. Option C. Only 1, 2, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी चारों स्टेटमेंट्स सही हैं। ड्यूल ऑथराइजेशन का मतलब है कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू करता है तो उसे तब तक होल्ड पर रखा जाता है जब तक कि उनका कोई भरोसेमंद व्यक्ति उसे अप्रूव ना कर दे। यह व्यक्ति उनका बेटा या बेटी हो सकता है जो अपने डिवाइस से इसे अप्रूव करता है, जिससे यह स्कैम्स के खिलाफ एक ह्यूमन फायरवॉल की तरह काम करता है। साइबर क्रिमिनल्स अक्सर सीनियर सिटीजन्स को निशाना बनाते हैं क्योंकि उन्हें डिजिटल चीजों की कम समझ होती है। अब बैंकों को ऐसा यूजर इंटरफेस और सुरक्षा सिस्टम बनाना होगा जो बुजुर्गों के लिए आसान और सुरक्षित हो। पहले बैंकों में सीनियर सिटीजन्स के लिए डोर स्टेप बैंकिंग जैसी सुविधाएं थी, लेकिन डिजिटल सुरक्षा के लिए कोई खास नियम नहीं थे। इस नई पॉलिसी ने ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट ऑथराइजेशन फीचर की शुरुआत की है, जो MFA या मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन के साथ काम करता है। यह नियम खास तौर पर 70 साल से ज्यादा उम्र के ग्राहकों के लिए बनाया गया है। सभी रेगुलेटेड एंटिटीज और बैंकिंग सिस्टम को 30 सितंबर 2026 तक इन सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से लागू करने का सख्त निर्देश दिया गया है। चलिए अब क्वेश्चन 16 से 20 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। CRR और SLR के वर्तमान रेट्स और एलिजिबल सिक्योरिटीज को याद रखें। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग रोकने के लिए नए कमीशन लिमिट्स लागू हुए हैं। मिस सेलिंग साबित होने पर कस्टमर को 8% पीनल इंटरेस्ट के साथ रिफंड मिलेगा। 50,000 से ज्यादा के पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन में 4 घंटे का डिले होगा। 70 साल से ऊपर के ग्राहकों के लिए ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट ऑथराइजेशन जरूरी कर दिया गया है। इस सवाल में हम नए डिजिटल फ्रॉड कंपेंसेशन फ्रेमवर्क के नियमों को समझेंगे। Consider the following statements regarding the new digital fraud compensation framework. 1. Customer liability in unauthorized electronic banking transactions is governed by RBI guidelines, which historically limited a victim's financial loss if the fraud was reported promptly. 2. The RBI has rolled out a new compensation framework designed to instantly reimburse victims of small-value digital payment frauds, shifting the immediate financial burden to the payment ecosystem. 3.
Under this framework, victims of unauthorized digital transactions are eligible for a maximum direct zero liability compensation of up to Rs 25,000. 4. To claim this specific compensation, the customer must formally report the fraudulent transaction to the bank within a strict window of 3 working days. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 1, 3, and 4. Option C. Only 2, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। जीरो लायबिलिटी का मतलब है कि फ्रॉड होने पर कस्टमर का कोई नुकसान नहीं होगा। यह नया फ्रेमवर्क एक बड़ी समस्या को दूर करता है। पहले छोटे फ्रॉड्स की इन्वेस्टिगेशन में फ्रॉड अमाउंट से ज्यादा खर्च बैंक का होता था। इसके कारण विक्टिम्स को छोटे रिफंड के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता था। इस नए सिस्टम से छोटे अमाउंट्स के लिए ऑटोमेटेड रिफंड मैकेनिज्म बनाया गया है। इससे डिजिटल पेमेंट्स में ट्रस्ट बढ़ता है और बैंक बड़े साइबर क्राइम्स पर फोकस कर पाते हैं। 2017 के कस्टमर प्रोटेक्शन सर्कुलर के अनुसार अगर कस्टमर 3 वर्किंग डेज में रिपोर्ट करता था तो लायबिलिटी 0 होती थी, लेकिन पैसे वापस आने में कई हफ्ते लग जाते थे। फरवरी 2026 के नए फ्रेमवर्क के अनुसार छोटे वैल्यू वाले फ्रॉड्स के लिए इंस्टेंट रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। यह बात स्टेटमेंट 2 में बताई गई है। डेटा के अनुसार यह इमीडिएट ऑटोमेटेड कंपेंसेशन 25,000 रुपए तक लिमिट किया गया है। यह स्टेटमेंट 3 में दिया गया है। इस स्पेसिफिक कंपेंसेशन को क्लेम करने के लिए कस्टमर को फ्रॉड की रिपोर्ट बैंक को 3 वर्किंग डेज के अंदर करनी होगी। यह स्टेटमेंट 4 को सही साबित करता है। अगले सवाल में हम म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट करने वाले सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इस सवाल में हम म्यूल अकाउंट्स और उनके एआई डिटेक्शन सिस्टम को गहराई से समझेंगे। Consider the following statements regarding the detection of mule accounts. 1. Mule account is a bank account used by third parties to receive and transfer illegally acquired funds, acting as a crucial link in the money laundering chain. 2. The RBI recently highlighted the success of the Mule Hunter AI system, which uses artificial intelligence to proactively identify and freeze these suspicious accounts across the banking sector. 3. The AI model relies on analyzing rapid, high-frequency transactions, specifically targeting accounts where more than 90% of incoming funds are transferred out within 1 hour. 4. Under the new protocols, banks are mandated to report their AI-flagged mule account statistics to the RBI's Fraud Monitoring Return (FMR) portal within a strict window of 7 days of freezing. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दिए गए चारों स्टेटमेंट्स सही हैं। साइबर क्रिमिनल्स आमतौर पर अपने खुद के बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे चुराए गए पैसे रिसीव करने के लिए स्टूडेंट्स या मजदूरों जैसे लोगों के अकाउंट्स खरीदते या किराए पर लेते हैं। इन्हीं अकाउंट्स को हम म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस के भारी वॉल्यूम के कारण इन्हें मैनुअली पकड़ना लगभग नामुमकिन है। इसलिए अननेचुरल पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए एआई का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक अकाउंट जो 1 साल से इनएक्टिव था, उसमें अचानक 50,000 रुपए आते हैं
और फिर वह पैसा सिर्फ 10 मिनट में 5 अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भेज दिया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और आरबीआई के केवाईसी मास्टर डायरेक्शंस के तहत बैंक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नए अपडेट के अनुसार आरबीआई ने म्यूल हंटर एआई सिस्टम को एक मजबूत टूल के रूप में प्रमोट किया है। एआई मॉडल वेलोसिटी ऑफ फंड्स मीट्रिक का इस्तेमाल करता है। यह सिस्टम उन अकाउंट्स को फ्लैग करता है जहां 90% फंड्स 1 घंटे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। कंप्लायंस रूल्स के मुताबिक बैंक्स को इन ब्लॉक किए गए अकाउंट्स की रिपोर्ट आरबीआई को 7 दिनों के अंदर करनी होती है। अब क्वेश्चन 23 में हम डार्क पैटर्न्स और पोस्ट सेल कंप्लायंस के नए रूल्स को समझेंगे। इस सवाल में हम डिजिटल यूजर इंटरफेस और डार्क पैटर्न्स से जुड़े कंप्लायंस को देखेंगे। Consider the following statements regarding digital user interfaces and post-sale compliance under the draft directions. 1. Dark patterns refer to deceptive digital user interface designs, such as basket sneaking or confirm shamming, that trick customers into making unintended financial purchases or subscriptions. 2. The new RBI guidelines explicitly prohibit forced product bundling and mandate that banks establish a formal mechanism to seek post-sale feedback from customers to ensure they understand the associated product risks. 3. This mandatory post-sale feedback and comprehension check must be successfully obtained from the customer within a strict window of 30 days from the date of the sale. 4. In cases where mis-selling is conclusively proven, the bank is permitted to deduct a maximum cancellation fee of ₹5,000 before refunding the invested principal to the customer. Which of the above statements is correct? Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2 and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, जिसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 3 शामिल हैं। डार्क पैटर्न्स का मतलब मैनिपुलेटिव यूजर एक्सपीरियंस और इंटरफेस ट्रिक्स से है। उदाहरण के लिए लोन अप्रूवल स्क्रीन पर फॉल्स अर्जेंसी टाइमर दिखाना या क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस के बॉक्स को पहले से टिक रखना। पोस्ट सेल कंप्लायंस यह पक्का करता है कि कमीशन मिलने के बाद बैंक और कस्टमर का कनेक्शन खत्म न हो। इस फीडबैक लूप से बैंक्स को अपने फ्रंटलाइन स्टाफ का ऑडिट करने पर मजबूर होना पड़ता है। फोर्सड बंडलिंग इंडियन बैंकिंग में हमेशा से एक बहुत बड़ा इशू रहा है। इसमें ब्रांच मैनेजर्स अक्सर होम लोन या एसएमई लोन को तब तक रोक कर रखते थे जब तक कस्टमर कोई महंगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी न खरीद ले। अब आरबीआई ने डार्क पैटर्न्स और फोर्सड बंडलिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसके साथ ही बैंक्स के लिए पोस्ट सेल फीडबैक लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फीडबैक सेल होने के 30 दिनों के अंदर कलेक्ट करना जरूरी है। अगर मिस सेलिंग साबित हो जाती है तो बैंक कोई भी पैसा नहीं काट सकता। बैंक को पूरा पैसा रिफंड करना होगा और कस्टमर के नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। इसलिए स्टेटमेंट 4 पूरी तरह से गलत है। इस सवाल में हम रिजर्व बैंक के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को समझेंगे। Consider the following statements regarding the RBI's grievance redressal infrastructure. 1. The Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme, RBIOS, is a cost-free, alternate grievance redressal mechanism designed to resolve customer complaints involving a deficiency in service by regulated entities. 2. The RBI has centralized Receipt and Processing Center, CRPC, in Chandigarh, bringing a one nation, one ombudsman approach by serving as a single, jurisdiction-neutral receipt point for all physical and email complaints. 3.
under the updated 2026 framework, the RBI Ombudsman has the heightened power to award compensation of up to rupees 30 lakh for consequential financial loss suffered by the complainant. 4. The Ombudsman is also empowered to award an additional maximum compensation of up to rupees 3 lakh, specifically for the loss of the complainant's time, expenses incurred, and mental anguish. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1 and 2. Option B. Only 2, 3, and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ओम्बड्समैन एक इंडिपेंडेंट और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, जिसे डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत बैंक्स, एनबीएफसी, मोबाइल वॉलेट्स और सिबिल जैसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आती हैं। सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर किसी भी कंप्लेंट की शुरुआती चेकिंग करता है। यह चेक करता है कि कंप्लेंट मेंटेन करने लायक है या नहीं, जैसे कि केस किसी सिविल कोर्ट में तो पेंडिंग नहीं है। इसके बाद यह कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए केस को सही ओम्बड्समैन ऑफिस भेज देता है। पहले भारत में बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए 3 अलग अलग स्कीम्स थी। अगर दिल्ली का कस्टमर मुंबई ऑफिस में कंप्लेंट करता था, तो ज्यूरिसडिक्शन के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। 2026 के नए फ्रेमवर्क ने चंडीगढ़ में लोकेटेड सीआरपीसी के जरिए वन नेशन वन ओम्बड्समैन सिस्टम लागू किया है। अब ओम्बड्समैन डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस के लिए 30 लाख रुपए तक का कंपेंसेशन दे सकता है। इसके अलावा मेंटल हैरेसमेंट और समय के नुकसान के लिए 3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कंपेंसेशन भी दिया जा सकता है। इस सवाल में हम कंप्लेंट फाइलिंग और ओम्बड्समैन के प्रोसीजरल रूल्स पर फोकस करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोसीजरल फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स अंडर द RBIOS। 1. A fundamental procedural requirement of the Ombudsman scheme is that a customer must exhaust internal grievance channels by first approaching the concerned regulated entity before elevating the issue to the RBI. 2. The Complaint Management System, CMS, automatically allocates complaints to various ombudsman offices, but explicitly prohibits lawyers from representing complainants to maintain a non-adversarial, cost-effective environment. 3. If the regulated entity completely ignores the customer's initial grievance, the customer is eligible to formally approach the RBI Ombudsman after a waiting period of exactly 30 days. 4. Alternatively, if the bank provides an unsatisfactory reply, the customer must escalate the complaint to the RBI Ombudsman within a strict window of 90 days from receiving that final response. Which of the above statements are correct? Option A. Only 1, 2, and 3. Option B. Only 2 and 4. Option C. Only 1, 3, and 4. Option D. All 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, जिसका मतलब है कि सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। इस प्रोसेस में एग्जॉशन ऑफ रेमेडीज का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। रिजर्व बैंक का ओम्बड्समैन एक अपीलेट अथॉरिटी है, न कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर। इसलिए गलती सुधारने का पहला मौका हमेशा संबंधित बैंक को ही दिया जाना चाहिए। इस स्कीम को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि आम आदमी बिना किसी महंगे वकील के इसका फायदा उठा सके। वकीलों को कंप्लेनेंट की तरफ से केस फाइल करने की मनाही है, ताकि यह सिस्टम एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बना रहे। कस्टमर्स की फाइनेंशियल लिटरेसी कम होने के कारण
रिजर्व बैंक 14,448 नंबर पर एक टोल फ्री कॉन्टैक्ट सेंटर चलाता है। यह स्कीम वकीलों पर बैन को कंफर्म करती है ताकि यह पूरी प्रक्रिया नॉन एडवर्सेरियल बनी रहे। डेटा के अनुसार कस्टमर को बैंक के रिप्लाई के लिए 30 दिनों तक इंतजार करना जरूरी है। बैंक का रिप्लाई मिलने के बाद या 30 दिन पूरे होने के बाद एक कड़ा टाइमर शुरू हो जाता है। कस्टमर के पास कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर केस फाइल करने के लिए सिर्फ 90 दिनों का समय होता है। अगर 90 दिन पार हो जाते हैं तो कंप्लेंट टाइम बार्ड हो जाती है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन 21 से 25 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। डिजिटल फ्रॉड कंपेंसेशन की मैक्सिमम लिमिट 25,000 रुपए तय की गई है। म्यूल हंटर एआई उन अकाउंट्स को पकड़ता है जहां 90% फंड्स तुरंत निकलते हैं। मिस सेलिंग साबित होने पर बैंक बिना कोई फीस काटे पूरा रिफंड देता है। ओम्बड्समैन 30 लाख रुपए फाइनेंशियल लॉस और 3 लाख हैरेसमेंट के लिए दे सकता है। बैंक का रिप्लाई मिलने के बाद कस्टमर्स के पास सिर्फ 90 दिनों का समय होता है। आज का हमारा यह सेशन यहीं समाप्त होता है। हमने बैंकिंग नॉलेज मास्टर क्लास 1 आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस प्रमोशन एग्जाम्स को डिटेल में कवर किया है। एग्जाम रेडीनेस के लिए इन सभी रेगुलेटरी अपडेट्स और लिमिट्स का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगले सेशन में हम कुछ नए बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करेंगे।